इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, सम्यक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जिताशा, प्रीति, आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। अभी भी अवसर है, ये दृष्टि होनी चाहिए। जब भी कभी मनुष्य के सामने कोई कठिन परिस्थितियां आती तो घबराता है, अरे भैया हम कैसे करेंगे, हम कैसे करेंगे, है ना। ये कैसे लोग हैं, ये सब नकारात्मक विचारधारा से ग्रसित निराशावादी लोग हैं, है ना, पैसिमेटिक। अरे ठीक है, कठिनाई आई है, चलो एक नया मौका मिला है अपने आप को साबित करने का। ये पॉजिटिव व्यक्ति की बात है, ऑप्टिमिस्टिक लोगों की बात है, आशावादी लोगों की बात है। क्या कर सकते हैं आप। मेरे संपर्क में एक युवक, उसके पिताजी ने उससे नाराज होकर उसे घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। कुछ भी नहीं था, पति पत्नी दोनों माँ बाप का आशीर्वाद लेकर 2 जोड़ी कपड़े लेकर निकल गए, अपने दोस्त के यहां रहे। लोगों ने सुना तो सबके सब स्तब्ध हो गए, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। उसने जो बात कही वो ध्यान देने की है। उसने कहा नहीं, हमें अवसर मिला है खुद को साबित करने का, हमें अवसर मिला है खुद को साबित करने का। पिताजी ने यदि हमें निकाला है तो इस भरोसे से निकाला है कि काबिल है, जाएगा तो सड़क पर नहीं रहेगा, खुद अपना घर बसा लेगा। और अब हमारे लिए एक चैलेंज है, ये एक चुनौती है जिसे हमें पूरा करना है। होना चाहिए ना। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में जब तक चुनौतियां नहीं आती वो प्रगति नहीं करता। मेरे जीवन में न जाने कितने प्रकार की चुनौतियां आई हैं, पर मैं कभी अपनी चुनौतियों से घबराया नहीं। हर चुनौती को उपलब्धि में बदला है। ध्यान रखना, यदि तुम्हारे मन में नकारात्मकता होगी तो तुम हर अवसर में घबराओगे, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। वो तुम्हारे लिए चैलेंज बन जाएगा। और यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो तुम हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी मानोगे, और वो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे अंदर के उत्साह को बढ़ाएगा। डर उत्साह में परिवर्तित हो जाएगा, फियर इंथुसियाज्म बन जाएगा। ये आ सकता है, बशर्ते अवसर का लाभ उठाने की कला तुम्हारे अंदर हो। अब तक तुम्हारे जीवन में जो मिला है वो कम नहीं है, थोड़ा तटस्थ भाव से उसकी समीक्षा करके देखना। दूसरों को क्या मिला ये मत देखो, दूसरों ने क्या किया ये देखो। खो देते हैं। एक बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। एक शेर था,
अचानक उसकी हालत बड़ी खराब हो गई। कल तक कोई भी याचक जिसके दरवाजे से खाली नहीं लौटता था, आज वो खुद दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। दाने दाने के लिए मोहताज हो गया। उसकी धर्मपत्नी ने एक दिन उससे कहा कि यहाँ का राजा आपका बचपन का मित्र है, आप राजा के पास जाकर अपनी स्थिति बताइए ना, राजा जरूर मदद करेगा। उसने कहा, इस फटे हाल स्थिति में मुझे कोई राजा से मिलने भी देगा क्या? नहीं नहीं, मैं राजा को जानती हूं, राजा आपसे जरूर मिलेंगे। आप एक बार राजा को पास जाइए। एक तो परिस्थिति की मार और दूसरी पत्नी की प्रेरणा, प्रेरित होकर वो राजा के यहाँ गया। राजा तक अपने आने का समाचार पहुंचाया। जैसे ही राजा अपने मित्र का नाम सुना, खुद उठ करके दरवाजे तक आया, मित्र को गले लगाया, अपने बाजू के सिंहासन पर बिठाया। देखते ही देखते उसकी स्थिति समझ गया। कहा, कोई बात नहीं मित्र है, तो मेरे पास आए हो, तुम्हारे लिए एक खजाना खोल देता हूं, रत्नों का खजाना है। 3 घंटे में यहां से तुम जितना रत्न बटोर के ले जा सको ले जाना। फूला न समाया। दरवाजा खोला गया। रत्नों के झिलमिल प्रकाश में उसकी आंखें चुंधिया सी गई। उसे लगा कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। रत्नों का अपार भंडार। एक बारगी चारों तरफ उसने उस कक्ष को देखा। एक तरफ उसे कुछ खिलौने दिखाई पड़े, रत्नों के खिलौने थे। सोचा, पता नहीं दोबारा इस कक्ष में कभी आने का अवसर मिले न मिले, क्यों ना थोड़ी देर इन खिलौनों के साथ खेल लूं, फिर जाते समय 10-5 रत्न लेके चले जाऊंगा, हो जाएगा काम। वो खेल में खोया सो खो गया। उसका ध्यान तब टूटा जब घंटी बजी। कहा, 3 घंटे हो गए, अब आप बाहर आइए। बड़ा पश्चाताप हुआ, हताश हुआ। अरे चूक गए। राजा ने देखा, कहा कोई बात नहीं, कल तुम्हें एक दूसरा चांस देता हूं, कल तुम्हें सोने के खजाने में भेजेंगे, पर ध्यान रखना समय 3 घंटे का ही। गया, सोने के खजाने में घुसा, देखा वहां घोड़ा बंधा हुआ था। यह वही घोड़ा था जिस पर जवानी में वो राजा के साथ घुड़सवारी किया करता था। इतना अच्छा घोड़ा दोबारा कहाँ मिलेगा, क्यों नहीं थोड़ी इसकी सवारी का आनंद ले लूं। अभी लौटूंगा, कुछ ही पलों में आ जाऊंगा, फिर थोड़ा सोना लेकर बाहर निकल जाऊंगा, अपनी दरिद्रता को मिटा डालूंगा। वो घोड़े पर बैठा, उसकी लगाम को एड़ दिया, लगाम खींची और घोड़ा हवा से बात करने लगा। लौटा तब तक 3 घंटे पूरे हो गए। लौटा तब तक 3 घंटे पूरे। राजा को मालूम पड़ा कि यह भी खो दिया। राजा ने कहा, चल तीसरा चांस और, जाओ, कल तुम्हें चांदी के खजाने में प्रवेश मिलेगा। गया, चांदी का खजाना घुसा, अपने साथ झोले ले गया और 2 झोले चांदी के से भर लिया। वजनी तो हो गए थे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बाहर निकालने को हुआ। जैसे ही दरवाजे पर आया, वहां एक छल्ला लगा था। उस छल्ले के नीचे लिखा था, मुझे न छुएं, छुएं तो सुलझ कर ही जाए। मुझे न छुएं, छुएं तो सुलझ कर ही जाए। प्राय निषेध में जिज्ञासा ज्यादा होती। साधारण सा छल्ला, ऐसी क्या खासियत है, चलो झोला तो मैंने भर ही लिया है। उसने जैसी छल्ले को छुआ, एक हाथ खाली करके, हाथ उस छल्ले में उलझ गया। अब क्या, हाथ बुरी तरह उलझ गया। अब हाथ निकाले नहीं तो बाहर जाए नहीं तो क्या करे, तो दूसरा झोला भी रखा और छल्ले को सुलझाने में लग गया। बेचारे का पूरा टाइम छल्ले को ही सुलझाने में निकल गया। 3 घंटे बीत गए, अब उसको कुछ नहीं बचा। राजा को लगा कि गलब गजब का भागा। क्या, चलो कोई बात नहीं, चौथा चांस और।
पर कल तुम्हें तांबे के खजाने में प्रवेश मिलेगा। ठीक है, 3 बार का चूका था। जब तांबे का समाचार आया तो 10-20 सीमेंट की बोरियां लेके आया अपने साथ, गया और तांबे के खजाने में वैसे टूट पड़ा जैसे भूखा भोजन पर टूट पड़ता है। फटाफट बोरियां भरी, सुआ सूतली अपने साथ ले गया था, सबको पैक किया। तब तक बेचारे की कमर दुखने लगी। अपनी कमर सीधी करने के लिए पीछे की ओर ऐसे झुका तो देखा सामने बिस्तर है। बोला अभी तो आधा घंटा ही नहीं हुआ, 2.5 घंटा बाकी है। राजा को पता था कि मैं थक जाऊंगा, कितना ख्याल रखता है राजा। थोड़ा आराम कर लूं बिस्तर पर, फिर बाहर निकलूंगा। वो लेटा, सो गया, सो गया, नींद लग गई। उसकी नींद खुली तब तक 3 घंटे बीत चुके थे। वो बेचारा खाली बाहर आया। आपको उसके इस मूर्खता पर हंसी आ रही होगी, है ना? पर पता ये कौन है? ये कौन है ना? पता है ना? हमारे भीतर है। हमें ये मनुष्य जीवन मिला है और जीवन में ये 4 अपॉर्चुनिटी है। बचपन जो रत्नों जैसा कीमती है, जिसे मनुष्य खेल खेल में गंवा देता है। जवानी वो घुड़सवारी है जिसके जोश में खो देता है। और तीसरा है जवानी जो स्वर्णिम जीवन है। तीसरा है चांदी जैसा जीवन, वो है गृहस्थी। उसके छल्ले में हाथ डाला तो पूरी जिंदगी निकलने में ही निकल लग जाती है, उसी में निपट कर रह जाता है ना। और चौथापन है बुढ़ापा, जो बिस्तर में ही बीत जाता है। बुढ़ापा बिस्तर में ही कटता है और वहीं राम नाम सत्य हो जाता है। ये 4 मौके देख लो, अभी कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? जाओ जितना हो अपने प्रयोजन की पूर्ति करो, नहीं तो 3 घंटे कब खत्म होंगे कोई नहीं जानता। कब समय खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए अवसर का सही प्रयोग करें, लाभ उठाएं, जीवन को सही दिशा में ले जाएं। तो अपॉर्चुनिटी मिली है, आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं तो हमारा जीवन धन्य होगा। अवसर की परख हो, पहचान हो, लाभ उठाएं, अवसर खोने ना पाए, इस बात को अपने जीवन के हर क्षेत्र में ध्यान रखें। प्रायः लोग अर्थ के क्षेत्र में तो फिर भी व्यापार व्यवसाय में अपने किसी अवसर को नहीं खोना चाहते, पर परमार्थिक क्षेत्र में तो प्रायः लोग चूक जाते हैं। संत कहते किसी भी क्षेत्र में मत चूको, तुम्हारी छोटी सी चूक तुम्हें बहुत पीछे ले जाएगी। बस यही जागरूकता और समझ हमारे अंदर होगी तो हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। यहीं पर विराम। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए भावना योग प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 की जय जय जय। एक बेटा अपने पिता से हर बात का परिणाम तुरंत चाहता था। वो कहता था जो हो तुरंत हो। उसे एक पल का भी धैर्य नहीं रहता था। किसी भी कार्य में थोड़ा सा भी विलंब हो तो एकदम से तिलमिला उठता था। पिता उसे कई तरीके से समझाने की कोशिश करता, पर बेटे पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। एक रोज
किसी संत का उस नगर में आगमन हुआ। पिता अपने बेटे सहित उनके प्रवचन सुनने के लिए गया। प्रवचनोपरांत उसने अपनी व्यथा संत के समक्ष प्रकट की। संत ने पिता पुत्र दोनों की बातों को बड़े धैर्य पूर्वक सुना और उसके बाद बेटे को एक तरफ बुलाया और उससे एक आम का पौधा लगवाया। बेटे ने सेठ संत की बात का अनुकरण करते हुए तुरंत पौधा लगा दिया। जैसे लौट कर आया, पौधा लगा दिया, वो लगा दिया। जाओ आम उगाया होगा ले आओ। अभी किसे जाओ देखो तो आम उगाया होगा ले आओ। वो गया, आम तो उगा नहीं था। लौट के आया, बोले गुरुदेव उसमें आम नहीं लगा। 5 मिनट बाद फिर बोला देखो अब उगाया होगा जाओ। उसे लग तो रहा था कि इतनी जल्दी आम कैसे उगता है, फिर भी संत की बात का लिहाज करते हुए वो गया, आम नहीं उगा। थोड़ी देर बाद फिर उसने कहा देखो अब तो उगाया होगा। उसने सोचा शायद संत प्रवर का कोई चमत्कार हो गया, ना उगा। चौथी बार जब संत ने उसे जाने के लिए कहा देखो आम उगा है, बोले गुरुदेव 3 बार देखा है वहां आम उगा नहीं है। आम बोले जा चौथी बार एक बार और तो देख क्या आम नहीं उगा। आम नहीं उगा। अब की बार जैसे ही 5वीं बार कहने को हुआ, कहा गुरुदेव आप बार बार क्यों भेज रहे हैं, वहां आम उगेगा क्या, ऐसे कोई आम उगता है? संत ने पूछा ये बताओ आम क्यों नहीं उगा? आम का पेड़ है तो आम तुरंत उगना चाहिए। नहीं गुरुदेव, आम का पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद जब बड़ा होता है, उसका सीजन आता है, तभी आम फलता है। तो संत ने कहा बस मैं तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ, जैसे आम का पेड़ भी समय पाकर फलता है, वैसे ही संसार का हर काम समय पाकर के ही फलता है। मुश्किल यह है कि आम के बड़े होने तक, फलने तक का धैर्य, धीरज, पेशेंस तुम्हारे भीतर रहता है, लेकिन किसी काम को पूर्ण होने का पेशेंस क्यों खो बैठते हो? अपने जीवन को सफल बनाना है तो पेशेंस रखिए। आज पी फॉर पेशेंस की बात है। मनुष्य को अपने जीवन व्यवहार में पेशेंस रखना चाहिए। अगर देखा जाए, पेशेंस या धैर्य एक ऐसा गुण है जो सभी उपलब्धियों का आधार, चाहे व्यवहारिक जीवन की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, या आध्यात्मिक उत्कर्ष की बात हो। अगर आपके अंदर धैर्य है तभी आप सफल होंगे, और धीरज नहीं तो आप अच्छा अवसर भी खो देंगे। आजकल देखने में यही आता है कि लोग व्यवहारिक जीवन में तनिक भी धैर्य नहीं रखते। हमें चाहिए कि हम धैर्य रखना सीखें, अभ्यास बनाएं। आप अपने मन को पलट कर देखिए, आपकी मानसिकता क्या कहती है? किसी भी कार्य में आपके मन में धीरज रहता है या उतावलापन? आप पेशेंस रखते हो या इम्पेशेंट? क्या स्थिति होती है? ज्यादातर आप पाओगे कि मन में कोई इच्छा उठी, हमें तुरंत उसका रिजल्ट चाहिए। होता है, नतीजा क्या निकलता है? बना बनाया काम बिगड़ जाता है ना? आप मान लीजिए व्यापार कर रहे हैं
और कोई व्यक्ति ये सोच करके व्यापार करे, अपनी योजना बनाए कि मैं व्यापार करूंगा और उसमें मुझे फट से सफलता मिलेगी। पर मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति हुआ है इस दुनिया में कि आज व्यापार किया और आज ही उसकी अंतिम परिणति तक पहुंच गया? टाइम तो लगता है ना। जिसके अंदर पेशेंस होता है वो उपलब्धियां पाता है, और जो पेशेंस खो देता है वो टूट जाता है। मैं दो भाइयों की बात कर रहा हूं आपसे। दो सगे भाइयों ने एक ही जगह अपने किसी शुभ चिंतक के कहने पर निवेश किया। पहले ने ये सोचकर निवेश किया कि मुझे 3 साल तक उसे देखना ही नहीं है, और दूसरा ये सोचकर निवेश किया था, उसे ये बताया गया था कि थोड़े ही दिनों में डबल होगा। अब क्या है, पहला जो 3 साल के लिए निश्चिंत होकर के रखा था वो उधर देखा ही नहीं कि मुझे 3 साल उधर देखना ही नहीं, और दूसरा रोज उसका रेट देखे, रोज उसका रेट देखे, रोज उसका रेट देखे। थोड़े दिन रेट चढ़ा पर उसको लगा कि डबल हो जाना चाहिए। इसी बीच उसका रेट गिरना शुरू हुआ। जब रेट गिरने लगा तो उसे लगा ये तो उल्टा सौदा है, मैं किसी के गलत सीख पर आगे बढ़ गया, शायद ये मेरा स्टैंड गलत होगा। उसने अपना धैर्य खो दिया और उसने अपना जो स्टॉक था उसे बेच दिया। संयोग जिस दिन बेचा उसके दूसरे दिन से उसका दाम बढ़ना शुरू हो गया, और बढ़ता 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 वो चीज़ 10 गुनी कीमत का हो गया। जिस भाई ने धैर्य रखा उसने 10 गुना फायदा पाया, और जिसने अधीरता में उसे बेच दिया वो बाद में पछता रहा है, मैंने अधीरता न की होती तो मैं भी ये कमा लेता। भैया तुम्हें तो खुद समझना चाहिए। हालांकि ऐसे कार्यों में आप लोग अपना धैर्य तो फिर भी रख लेते हैं, लेकिन अपने अन्य जीवन व्यवहार में आप क्या करते हैं? कुछ बातें आज मैं आप सबसे करने जा रहा हूं कि जीवन व्यवहार में कहां कहां धैर्य अपेक्षित है। मान लीजिए आपसे किसी व्यक्ति ने कोई अनुचित टिप्पणी की, उस टिप्पणी को सुनकर के आपके मन में क्या आता है? तुरंत प्रतिक्रिया देने का, या उसे चुपचाप पचा जाने का? रिजल्ट क्या होता है? सामने वाले ने आप पर टिप्पणी की, आपने उसकी तुरंत प्रतिक्रिया दी, हुआ क्या? आग में घी डाला, ज्वाला बन गई। अब तक का तो यही हाल होता है। यदि उसी बात को आप थोड़ा धैर्य से काम ले, विवेक से काम ले, ये सोचे कि अभी ये आदमी आपे से बाहर है और कुछ भी बोल रहा है, इसका दिमाग ठिकाने नहीं है, इस समय मेरा बोलना ठीक नहीं है, थोड़ी देर बाद बोलूँगा, तो क्या उसका वैसा परिणाम आएगा? आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका बॉस आपको डांट रहा है और आपने उसे सहन किया तब तो ठीक, अगर सहन न करके तुरंत जवाब दे दिया तो क्या होगा? नौकरी जाएगी और क्या होगा? लेकिन उसी बात को उस समय चुपचाप सुन करके थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति के पास जाएं और कहें कि सर आपने जो बात कही वो बात बिल्कुल आपकी जगह सही है, लेकिन मुझे इसमें ऐसी बात दिख रही है, ये संभावना दिख रही है, आप अगर इसको देख ले, अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें, लेकिन ऐसे कर ले तो मुझे शायद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखेगा। बोलिए, बाद वाली प्रतिक्रिया और पहले वाली प्रतिक्रिया में किसे पसंद करोगे? हाँ, बाद वाली।
करते कौन सी हो? करते कौन से हो? तब पहली वाली प्रतिक्रिया क्यों? परिणाम तो बिगड़ता है, हड़बड़ में गड़बड़ होता है। एक आदत डाले, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। आप घर में हैं, परिवार में माँ से, सास से, बहू से आपस में कोई तनातनी हुई, आपने दिमाग में रखा अभी हमारे हस्बैंड आएंगे और फिर हम इनको सबक सिखाएंगे। पति लौट कर आया, थका हारा, आकर बैठा ही नहीं, आपने अपना रोना रोना शुरू कर दिया। क्या होगा? सामने वाला झुंझलाएगा, झुंझलाएगा कि नहीं? आपने किसी को कोई काम बोला कि आप ऑफिस से आओगे वो काम करके आना, अगला आया, अभी बैग भी नहीं रखा, और आपने उसके लिए पानी वगैरह पीने की बात भी नहीं की, उसे बैठने की बात का अवसर भी नहीं दिया, और कोई बात नहीं, सीधे सीधे अपनी बात सामने वाले के लिए के समक्ष ठोक दी कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या प्रतिक्रिया होगी? कायदा क्या कहता है? आया है आदमी, थका हारा आया है, थोड़ा सा कूल करो, और कूल करके उसको बिठाओ। बिठाने के बाद फिर धीरे से अपनी बात रखो तो उसका सॉल्यूशन निकलता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसी में गड़बड़ होता है। आप आए हो, आपको भोजन करना, आपने आते ही कहा तुरंत भोजन परसो। अब भोजन सामने वाले ने सोचा कि हम गरम गरम बना कर देंगे, और उस चक्कर में आपको अगर भोजन आने में 5 मिनट का भी विलंब हो गया तो उस घड़ी क्या करते हो? हाँ, क्या करते हो? हंगामा। पति दफ्तर से आया, पति दफ्तर से आया, बोला जल्दी भोजन पर आओ, भोजन परसो। 10 मिनट रुको, तैयार कर रही हूं। जल्दी भोजन परसो। पत्नी ने कहा 10 मिनट रुको, भोजन तैयार कर रही हूं। पति ने कहा इतनी भूख नहीं सही जाती, मैं तो सीधा अब होटल चला। पत्नी ने कहा 5 मिनट रुको, मैं भी कपड़े बदल कर आ रही हूं, मैं भी आती हूं पीछे से, 5 मिनट रुको। लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों में है बहुत साधारण सी बात, अभी गहराई की बात तो मैं आगे करूंगा, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी बातों में आप अपने आप को कितना ज्यादा अधीर कर देते हैं, और इन्हीं कारणों से बहस होती है, लड़ाइयां होती है, तू मैं होती है। एक सूत्र बनाएं, व्यवहारिक जीवन में हम तुरंत परिणाम की अपेक्षा नहीं रखेंगे और त्वरित प्रतिक्रियाएं नहीं देंगे। कोई भी कार्य हो तो उसके संपन्न होने तक पेशेंस रखेंगे। यदि इतनी सी बात अगर हमने अपने मन में धार ली तो मान करके चलना कि हमने बहुत कुछ पा लिया। छोटी सी बात है, अपने मन की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जब कोई अशुभ प्रसंग आता है, मान लीजिए कोई बीमारी हो जाए, कोई विपत्ति आ जाए, कोई दूसरी विसंगति जीवन में जुड़ जाए या अन्य प्रकार की विषमता आती है, उस घड़ी आपके मन में क्या होता है? अरे अब क्या होगा? आप घबरा उठते हो। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? आज ही ठीक होना चाहिए, आज ही ठीक होना चाहिए, आज ठीक हो ही नहीं रहा। अरे सब दवाई कर लिए, कोई दवाई लग ही नहीं रही है, क्या करे क्या करे क्या करे? होता है। ज़्यादातर लोग ऐसी स्थिति में
अंदर से टूट जाते हैं, वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, उनका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। अगर ऐसी घड़ी में व्यक्ति ये सोचे कि चलो बीमारी आई है, अब जाते सी जाएगी, एक दिन में आई है, आई नहीं तो एक दिन में जाएगी भी नहीं, अब हमारे हाथ में चिकित्सा है, हम बेहतर से बेहतर इलाज कराएं, उसमें किसी प्रकार की कमी अपने तरफ से न रहने दें, लेकिन अब काम तो धीरे धीरे ही होगा। यदि इतना सा धैर्य मन में आ जाए तो पीड़ा भले होगी, पीड़ा जन व्याकुलता बिल्कुल भी नहीं होगी। होता है, लेकिन क्या होता है, ज़्यादातर लोग, आदमी तो बीमारी से परेशान होता है और पूरा परिवार उसकी आकुलता से परेशान होता है। ये छोटी सी बात है, यहां हमें धैर्य रखना चाहिए। कोई भी स्थिति हो, विपत्ति में धैर्य से बड़ा और कोई साधन नहीं है, और मनुष्य के धैर्य की परीक्षा विपत्ति के काल में ही होती है। ये हमें हमेशा ध्यान में रख करके चलना चाहिए कि अगर आपके अंदर धैर्य है तो बड़ी सी बड़ी विपत्ति को भी आप टाल सकते हैं। धीरज रखना सीखना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक पिता अपने बेटे के साथ कार से जा रहा था। बियावान जंगल था, अचानक तूफान उठा, बारिश होने लगी, इतनी घनघोर वर्षा कि कुछ दिखे भी नहीं, ढंग से कुछ दिखे नहीं। बेटा गाड़ी चला रहा था, घबरा उठा। उसने कहा, पापा भयानक तूफान है, कुछ दिख नहीं रहा है, आगे बढ़ा नहीं जा सकता। पिता ने कहा, बेटा चल आगे चल। बोला, पापा कुछ दिख नहीं रहा है, क्या करूं? और सब लोगों ने गाड़ी वहीं रोक ली, हम भी गाड़ी रोक देते। पिता ने कहा, बेटा चल आगे चल, सब ठीक होगा। बेटा कहा, अब तो मुझसे बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा है। पिता ने कहा, चल तू बाजू में बैठ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। उनने उसी तूफान की स्थिति में धैर्यपूर्वक अपनी गाड़ी को धीमे धीमे आगे बढ़ाया। कुछ दूर आगे बढ़े तो देखता क्या है, यहाँ तूफान बिल्कुल शांत है और धूप निकली हुई है। तूफान शांत है, धूप निकली हुई है। पिता ने बेटे से पूछा, बेटा तुझे कुछ समझ में आया? बेटा ने कहा, हाँ पापा, अब हम तूफान से बाहर आ गए। पिता ने कहा, बेटा तूफान से घबरा कर औरों की तरह तू गाड़ी वहीं रोक लेता तो हम तुम अभी तक तूफान में ही फंसे होते। हम तूफान से बाहर निकल पाए हैं केवल इसी वजह से कि हमने अपने धैर्य के बल पर गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और आज तूफान से मुक्त है। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं, जीवन में कोई और कैसा भी तूफान खड़ा हो, घबराओ मत, धैर्य पूर्वक उसका सामना करो और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, सम्यक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जिताशा, प्रीति, आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।